दुनियादारी इज ब्रॉट टू यू बाय आकाश डिजिटल। अब तैयारी करो ऑनलाइन। हर रूम को क्लासरूम बनाते हैं, टेस्ट सेंटर को उठा के घर ले आते हैं। जब बेवक्त डाउट्स नींद चुराते हैं तो उसके सारे नुस्खे हमको आते हैं। क्योंकि पढ़ने वाले बंदे कैसे भी पढ़ते हैं, अरे पढ़ने वाले बंदे कैसे भी पढ़ते हैं, पढ़ने वाले बंदे ऐसे ही पढ़ते हैं। रोशनी का रंग क्या होता है? क्या ये सफ़ेद होता है या गुलजार बाबा के शब्दों में कहूँ तो सफ़ेद होता है? आज मेरे चेहरे पर जो नूर नुमाया है वो सफ़ेद क्यों नहीं है? काहे से कि बत्ती ख़राब हो गई है। 2-3 अंडे चमकते हैं, सफ़ेद रंग के होते हैं, सफ़ेद सफ़ेद लाइट फेंकते हैं। उसका जो एडोप्टर है वो लगता है कि चाइना से बन के आया था तो छू हो गया है। तो आज पीला अंडा जग रहा है, हम पीले पीले दिख रहे हैं। पीले से कोई गाना नहीं आया तो सफ़ेद से इंट्रो कर लिया। हमारा नाम सौरभ द्विवेदी है, हमारी आपको नमस्ते है और ये ललन टॉप का ग्लोबल न्यूज़ बुलेटिन दुनियादारी है। आज की कहानी है दक्षिण पश्चिमी यूरोप में बसे देश स्पेन की। स्पेन एक पार्लियामेंट्री मोनार्की है। अब ये क्या होता है? राजकाज चलाने का जिम्मा है जनता द्वारा चुनी गई सरकार के पास, संसद के पास, जिसके मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन कागजी तौर पर देश का आधिकारिक मुखिया होता है राजा, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति होते हैं। स्पेन के मौजूदा राजा हैं फिलिप 6, फिलिप 6वें, हिंदी लहजे में कहते हैं। किंग फिलिप की ताजपोशी हुई थी 2014 में। उससे पहले राजा कौन थे? उनके पापा। मतलब ये राजा लोग भी पापा को पापा ही बोलते होंगे ना, राजा तो नहीं बोलते होंगे। क्या नाम था इनका? नाम था हुएन कार्लोस प्रथम। ये स्पेन के राजा थे। 1975 में गद्दी पर बैठे थे। इनके पहले इनके पापा नहीं बैठे थे। इनके पहले स्पेन में जनरल फ्रांसिस्को फ्रैंको की तानाशाही थी। ये फ्रैंको का जिक्र आपने, जो मैंने आपको सल्वादोर दाली की 3 हिस्सों में कहानी सुनाई थी, उसमें भी जिक्र सुना होगा। यदि नहीं देखी वो कहानी तो खोज कर देखिए, मनी हाइस्ट देखने में अतिरिक्त मज़ा आएगा। तो जनरल फ्रैंको की मौत हुई तो राजा कार्लोस गद्दी पर बैठे। उन्होंने स्पेन के अंदर लोकतंत्र के लिए रास्ता बनाने में हाथ बटाया और इस सपोर्ट की वजह से उन्हें शुरुआती दौर में स्पेन में खूब सम्मान मिला। लेकिन इस इज्जत के साथ साथ कार्लोस को लेकर एक खुसर-फुसर भी होती थी। वजह यह थी कि जब कार्लोस गद्दी पर बैठे तो खानदानी दौलत के नाम पर उनके पास ज़्यादा कुछ था नहीं, लेकिन कुछ ही वर्षों में उन्होंने खूब सारा पैसा जोड़ लिया। और ये पैसा कहाँ से आया कोई नहीं जानता था। सब कुछ चल रहा था और चलते चलते आ गया 2012 का साल। यूरोप में उस साल आर्थिक मंदी थी, स्पेन की इकॉनमी भी खस्ताहाल थी। ऐसे में एक दिन खबर आई, स्पेन से नहीं, अफ्रीकी देश बोत्सवाना से खबर आई कि राजा कार्लोस का एक्सीडेंट हो गया। पता चला कि कार्लोस वहां हाथियों का शिकार कर रहे थे। हादसा हुआ शिकार के दौरान और उनका कूल्हा चटक गया, फ्रैक्चर हो गया। फिर इलाज के लिए उन्हें प्राइवेट जेट में बिठा के, मतलब लिटा के स्पेन वापस लाया गया। खबर पर खूब हल्ला मचा। 3 वजहें थी। पहली, देश की हालत खराब है और राजा अफ्रीका जाकर मजे कर रहे हैं। दूसरा, राजा हाथियों को मार रहे हैं। और हंगामे की तीसरी और बड़ी वजह कि कार्लोस के इस ट्रिप की कुछ तस्वीरें मीडिया में लीक हुई, जिसमें वो एक महिला के साथ नजर आ रहे थे जिसका नाम कोरिना लार्सन था। यानी कार्लोस के साथ कोरिना थे और पता चला कि इस महिला के साथ राजा का सीक्रेट अफेयर है। इसे कहा गया बोत्सवाना स्कैंडल। और इस स्कैंडल का एक और एंगल था। पता चला कि कार्लोस की इस बोत्सवाना यात्रा का इंतजाम किया था सीरिया की कंस्ट्रक्शन कंपनी के एक मालिक ने, जिनका नाम था मोहम्मद अय्याद कयाली। तो कार्लोस के दोस्त थे या धनपशु थे कयाली। इस आदमी से कार्लोस की पुरानी दोस्ती थी। दोनों लोगों ने मिलकर 75,000 करोड़ रुपए का एक सऊदी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट था, उसमें गुच्चम पक्की की थी। मतलब साथ साथ थे, घुइयां बज्जू थे। 2011 में इस प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट स्पेन को मिला। लोगों ने कहा इस कॉन्ट्रैक्ट मिला, सरकार ने लिया, लेकिन राजा साहब ने अपना पौआ लगा दिया और बदले में राजा साहब ने मोटा कमीशन खा लिया। बोत्सवाना स्कैंडल जब हो गया, मतलब ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ और अपने टूटे कूल्हे के साथ पकड़े गए, तो इसके बाद इनकी निजी जिंदगी और बिजनेस डीलिंग्स पर फोकस बढ़ गया। इसका असर स्पेनिश मोनार्की की प्रतिष्ठा पर भी पड़ा। लोग ऐसे थू थू करने लगे, बताओ राजा साहब कितने बदमाश निकले। और ऐसे में जून 2014 में उन्हें अपने बेटे को, फिलिप 6वें को गद्दी सौंपनी पड़ी। हमने आपको कहा था ना, फिलिप 6वां उनके पापा कार्लोस, अब कार्लोस से वापस बेटा फिलिप पे आ गए।
अब बेटा फिलिप से भी आगे आ जाते हैं 4 साल। 2014 में फिलिप गद्दी पर बैठे, साल आ गया है 2018, 4 साल आगे। और यहाँ पर एंट्री होती है एक नए किरदार की। टैटना है होजे मैनुअल विलारेजो, मतलब होसे भी बोल सकते हैं, लेकिन होजे में ऐसे लगता है कि थोड़ा स्पेनिश फ्रेंच फील आ रहा है। ये कौन थे मैनुअल विलारेजो होजे? ये स्पेन के पुलिस कमिश्नर थे, पूर्व थे। अपने यहाँ होता है ना, विधायक जी की विधायकी चली गई तो विधायक बड़ा बड़ा लिखवाते हैं, एक्स छोटा सा, वैसे ही पूर्व पुलिस कमिश्नर। विलारेजो की अपने डिपार्टमेंट में बड़ी इज्जत थी, बड़ा सम्मान मिलता था, साहब बहादुर और कामकाजी अफसर है। लेकिन 2018 में सब छींचा लेदर हो गई। खबर आई कि कमिश्नर साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्यों किया गया? क्योंकि वो जब कमिश्नर थे तो स्पेन के जो पैसे वाले लोग थे, धनपशु और रईस लोग और ताकतवर लोग, उनको मनचाही सर्विस मुहैया कराते थे। किसी की जासूसी करवानी हो, किसी को धमकाना हो, किसी का नाम खराब करवाना हो, कमिश्नर साहब पैसा लेते थे और सब काम करते थे। एक उनकी और दिलचस्प आदत थी, जब अपनी गैरकानूनी डीलिंग्स करते थे इन सब लोगों के साथ तो चुपके से पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर लेते थे। जब विलारेजो अरेस्ट हुए तो उनकी रिकॉर्डिंग भी अरेस्ट कर ली गई और फिर उनको रिलीज कर दिया गया। इन रिकॉर्डिंग्स में पता है एक रिकॉर्डिंग किसकी थी? कार्लोस, वो फिलिप के पापा, पुराने राजा, उनकी बोत्सवाना वाली गर्लफ्रेंड कोरिना की रिकॉर्डिंग थी। कार्लोस की ये जो मित्र थी कोरिना, वो ऑडियो रिकॉर्डिंग में कह रही थी कि कार्लोस अपना काला पैसा छिपाने के लिए हमें इस्तेमाल करते हैं। और जैसे ये ऑडियो 2018 में सामने आया, नए सिरे से बवाल कट गया। अब हम कहानी को शिफ्ट करते हैं, स्विट्जरलैंड चलते हैं। नहीं मतलब यश चोपड़ा साहब ले जाते थे, हम भी चल सकते हैं। वहाँ पर जिनेवा है, आपने जीके में याद किया होगा, यूएन के बहुत सारे दफ्तर हैं। वहाँ के एक दफ्तर पर रेड डाली गई, यूएन के नहीं दूसरे। ये ऑफिस कार्लोस के बिजनेस मैनेजर अर्तुरो फासाना का था। कुछ और जगहों पर छापेमारी हुई, इनसे पता चला स्विस बैंक अकाउंट का। ये खाते पनामा में रजिस्टर्ड एक कंपनी लुकुम फाउंडेशन के थे। 2008 में खुलवाया गया था खाता और इसके पहले बेनिफिशियरी थे पुराने राजा कार्लोस। और पैसा कितना था? इस खाते में सऊदी के फाइनेंस मिनिस्टर ने लगभग 575 करोड़ रुपए डिपॉजिट करवाए थे। मेरे ना ऐसे पसीना आने लगता है इतना बड़ा पैसा बोलते हुए। सऊदी से ये पैसा आया, कार्लोस के पास आया, सीधे नहीं आया, बहामास के एक बैंक खाते में ट्रांसफर हुआ और ये बैंक खाता था उनकी कथित गर्लफ्रेंड कोरिना का। स्विस अथॉरिटीज ने और जांच की तो और रिकॉर्ड मिले। एक 37 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन मिला जिसे कुवैत की सरकार ने कोरिना के खाते में डाला था कार्लोस के वास्ते। आपको पता है जब ये पैसा डाला गया उस समय कार्लोस कुवैत में ही थे। सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, कोई सरप्राइज नहीं। स्विट्जरलैंड अथॉरिटीज ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की तफ्तीश शुरू की। दिसंबर 2018 में कोरिना को पूछताछ के लिए बुलाया गया। इतनी मासूम, पूछा गया इतना सारा पैसा कहाँ से आया? बोली मेरे प्यारे कार्लोस ने हमको प्यार से ये तोहफा दिया है। उनसे पूछा गया राजा के पास तोहफे के लिए इतना पैसा कहाँ से आया? तो कोरिना बोली हमको पता है कि ये रकम सऊदी के राजा अब्दुल्ला ने दी है। क्यों दी है ये नहीं पता, लेकिन राजा लोग हैं, खासतौर पे जो मिडिल ईस्ट के सुल्तान वगैरह राजा होते हैं, वो तो तोहफे में इतनी बड़ी रकम दे ही देते हैं। कौन न निसार हो जाए इस सादगी पे। स्विट्जरलैंड की कहानी सुन ली, बैंक के खाते सुन लिए, अब स्पेन पर लौटते हैं। 2018 का प्रसंग बता रहे थे, पूर्व पुलिस कमिश्नर विलारेजो की रिकॉर्डिंग्स के बारे में बता रहे थे। इनसे कार्लोस की ब्लैक मनी वाली बात सामने आई और मुकदमा चलने लगा, लेकिन मुकदमा बाद में बंद कर दिया गया 2 वजहों से। पहली वजह सबूत कम थे और दूसरी स्पेन के पूर्व राजा की हैसियत से कार्लोस को इम्यूनिटी मिली हुई थी। मतलब उनकी कच्ची लोई थी कि जब तक राजा हैं तब तक उन्होंने जो कांड बघारे हैं उससे जुड़ा कोई मुकदमा उन पर नहीं चल सकता, इसलिए केस बंद हो गया। लेकिन पब्लिक के दिमाग में केस खुला रहा और उसके मूड को देखते हुए करप्शन ब्रांच ने सऊदी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से जुड़े कथित करप्शन की जांच शुरू कर दी। स्विट्जरलैंड से भी नई नई डिटेल्स आ रही थी, स्पेन ने भी मांगी और फिर मार्च 2020 में, यानी जब अपने यहाँ लॉकडाउन लगना शुरू हो रहा था, स्विस प्रोसिक्यूटर ने स्पेनिश अथॉरिटीज़ को कुछ ब्यौरे भेजे। क्या पता चला इससे कि स्पेन को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने से 3 बरस पहले यानी कि 2008 में कार्लोस ने सऊदी से 750 करोड़ रुपए लिए थे और इस पैसे को कार्लोस द्वारा लिया गया कमीशन माना जा रहा है। एक खुलासा और हुआ, पता चला कि पनामा के उस लुकुम फाउंडेशन वाले अकाउंट में एक बेनिफिशियरी मौजूदा किंग फिलिप भी है। मतलब कार्लोस की चीचा लेदर हो रही थी तो उनके बेटे फिलिप को राजा बनाया गया। अब फिलिप भी लपेटे में आ गए, वो शर्मिंदा हो गए। उन्होंने ऐलान कर दिया पापा का कथित विदेशी खाता है, हम इससे 1 पैसा नहीं लेंगे, हमको बिल्कुल नरक है ये पैसा। ये भी कह दिया उन्होंने कि अब पापा को
राजकोष से बिल्कुल भी सालाना रकम नहीं मिलेगी। बहुत मजे कर लिए इनने। मतलब कुल मिला के फैमिली ने ऐसे अखबार में जैसे छपवाते हैं ना कि हमारा फलाने ढिमाके से कोई लेना देना नहीं, वैसा ही कार्लोस के साथ कर लिया। कार्लोस अकेले पड़ गए। कोर्ट ने स्पेनिश जून 2020 में कार्लोस और सऊदी कमीशन वाले मामले की जांच शुरू करने का ऐलान किया। अभी हम आपको बता रहे थे कि राजा साहब की कच्ची लोई थी। कच्ची लोई तभी तक थी जब तक वो राजा थे, यानी जून 2014 तक। अगर उसके बाद कुछ हरकतें की हैं तो ट्रायल हो सकता है, और उसी हिसाब से इन कथित वित्तीय गड़बड़ियों की जांच शुरू होनी थी। लेकिन 3 अगस्त को एक और ट्विस्ट आ गया। क्या हुआ? भाग गए पुराने राजा स्पेन छोड़कर। कहाँ गए बिल्कुल भी नहीं पता। आई एम श्योर कुछ लोगों को पता होगा, पर पब्लिक नहीं कर रहे हैं। उन्होंने देश छोड़ा तो स्पेन के जो डिप्टी पीएम थे पाब्लो इग्लेसियास, उनका बयान आया। बोले पूर्व राष्ट्राध्यक्ष का इस तरह देश से चले जाना शोभा नहीं देता। कार्लोस के साथ क्या सलूक होना चाहिए, इस पर स्पेनिश सरकार बटी हुई है। डिप्टी पीएम कह रहे हैं कार्लोस को सामने आकर जवाब देना चाहिए, और जो पीएम है पेड्रो सांचेज कार्लोस पर नरमी बरतने के हिमायती हैं। कार्लोस पर केवल करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के ही इल्ज़ाम नहीं है, उनकी पूर्व प्रेमिका कोरिना के भी इल्ज़ाम हैं। कह रहे हैं कि स्पेन की नेशनल इंटेलिजेंस सेंटर के पूर्व मुखिया जनरल रोल्दान ने कार्लोस के कहने पर हमको बहुत परेशान किया। बार बार हमारे घर की जांच करते थे, और किस लिए करते थे? ताकि कोरिना के पास कोई ऐसी चीज़ न रहे जिसके सामने आने पर कार्लोस को शर्मिंदा होना पड़े। अब कार्लोस पर लगे आरोपों के चलते पूरी जो स्पेन की रॉयल फैमिली है वो शर्मिंदा है, दबाव में है। परिवार के दूसरे लोगों पर उंगली उठ रही है। मसलन कार्लोस की बिटिया और दामाद पर उंगली उठ रही है, उन्होंने भी करप्शन किया है। दामाद को सज़ा भी मिली, लेकिन राजघराने की इम्यूनिटी, बिटिया बच गई। कार्लोस के एक भाई पर भी करप्शन के इल्ज़ाम है। इन सब को देखते हुए अब स्पेन की जनता सवाल कर रही है कि हमारे देश में मोनार्की की, राजवंशों की ज़रूरत ही क्या है। ये था दुनियादारी में आज का बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की तरफ चलते हैं। पहली सुर्खी अमेरिका से है। यहाँ टिकटॉक के बिकने की बात हो रही है और खरीदने की इच्छुक है माइक्रोसॉफ्ट। राष्ट्रपति ट्रंप ने 2 शर्तों के साथ खरीद को हरी झंडी दी है। पहली चीज, खरीद की प्रक्रिया 15 सितंबर तक पूरी हो जाए, और दूसरी, डील से जो पैसा आए उसमें अमेरिकी ट्रेजरी को भी हिस्सा मिले, मतलब टैक्स मिले। ये हिस्से वाली बात कैसे मुमकिन होगी अभी ये स्पष्ट नहीं। दूसरी सुर्खी इजराइल से है। उसने सीरिया के सैन्य ठिकानों पर हवाई हमला किया। इससे पहले 2 अगस्त को कुछ सीरियन हमलावरों ने इजराइल के कब्जे वाले गोलन हाइट्स में विस्फोट करने की कोशिश की थी। उसी के रिटेलिएशन में यह हवाई हमला हुआ। दोनों देशों के बीच ये तनाव कब से बढ़ा है? अगस्त से और 1.5 हफ्ता पहले जाइए, 22 जुलाई को तनाव ट्रिगर हुआ। इस दिन सीरिया में एक इजरायली एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह का लड़ाका मारा गया, और इसके बाद से ही दोनों गुट जवाबी हमले में लगे हैं। तीसरी सुर्खी है जिम्बाब्वे से। जिम्बाब्वे को लेकर एक हैशटैग चल रहा है, ट्रेंड में है, जिम्बाब्वियन लाइव्स मैटर्स, मतलब जिम्बाब्वे के लोगों की जिंदगी मायने रखती है। पूरे अफ्रीका से लोग इस हैशटैग के पक्ष में ट्वीट कर रहे हैं। इसकी पृष्ठभूमि क्या है? जिम्बाब्वे में विपक्षी नेताओं और पत्रकारों पर लगातार सरकार कार्रवाई कर रही है। लोग कह रहे हैं कि जो राष्ट्रपति हैं इमरसन मनांगग्वा, हाँ यही नाम है, इमरसन आधा माँ है फिर ना पे बिंदी है, इसलिए थोड़ा सा जीभ लटपटा रही है। फिर से नाम बोलते हैं। राष्ट्रपति का नाम है इमरसन मनांगग्वा। वो अरेस्ट लोगों को रिहा करें, ऐसी मांग चल रही है। मनांगग्वा, अब याद रहेगा। ये थी सुर्खियाँ। अब बारी हमारे तारीख सेक्शन की। तारीख में नुक्ता होता है खा पे ऐसे, तारीख। और तारीख है 4 अगस्त, और इसका इतिहास जुड़ा है एक कुख्यात तानाशाह से। उसने हमारे भारतीय भाई बंधुओं को भी बहुत परेशान किया। ध्यान से सुनिए। ये तानाशाह था जिसने एक रोज़ हज़ारों लोगों को देश निकाला दे दिया। 48 साल पुरानी बात है। तब पूर्वी अफ्रीका में बसे देश युगांडा का राष्ट्रपति था ईदी अमीन। दुनियावी इतिहास के सबसे क्रूर तानाशाहों में से एक। इतना क्रूर कि उसे युगांडा का कसाई कहा जाता है। इसी ईदी अमीन ने 4 अगस्त 1972 को एक फरमान निकाला। कहा कि युगांडा में रह रहे एशियाई मूल के लोग 90 दिनों के भीतर देश छोड़कर चले जाएं। इस आदेश की जद में आए करीब 50,000 लोग। इनमें से ज़्यादातर ऐसे युगांडाई थे जिनके परिवार 3 पीढ़ी पहले अंग्रेज़ों द्वारा भारत से युगांडा लाए गए थे। अंग्रेज़ों के लिए काम करने के कारण इनकी पढ़ाई लिखाई बेहतर हुई, रहन सहन बाकी युगांडाई लोगों से बेहतर रहा, और आबादी में 1% होने के बावजूद युगांडा के लगभग 20% आर्थिक संसाधनों पर इनका नियंत्रण रहा। और इस वजह से युगांडा के आम लोग चिढ़ते थे, और इसी चिढ़ का फ़ायदा तानाशाह ने उठाया। ईदी अमीन 1971 में तख्ता पलट करके राष्ट्रपति बना। उसने एशियाई लोगों के प्रति नफरत को और भड़काया।
इसी बैकग्राउंड में 4 अगस्त 1972 को ईदी अमीन ने ये फरमान जारी किया। उसने एशियाई मूल के लोगों पर युगांडन इकॉनमी में सेंध लगाने का इल्ज़ाम लगाया, कहा निकल जाओ। ये तो था एशियाई मूल के लोगों के साथ उसका सलूक, लेकिन बाकी जनता के लिए क्या वो अच्छा साबित हुआ? तानाशाह अच्छे साबित नहीं होते। 1971 से 1979 के बीच उसके चलते युगांडा के लगभग 3 लाख लोग मारे गए, और जब ईदी अमीन का आतंक राज खत्म हुआ तब उसे युगांडा से भागना पड़ा। और जानते हैं उसे किसने शरण दी? सऊदी अरब ने। 2003 में यहीं पर लंबी बीमारी के चलते उसकी मौत हुई। बाकी ईदी अमीन और दुनिया के तमाम तानाशाहों के बारे में आपको विस्तार से, तसल्ली से पता चलेगा लल्लन टॉप की नई सीरीज तानाशाह में, जो जल्द ही आपके सामने होगी। आज की दुनियादारी में इतना ही। आखिरी में हम आपको गीत सुनाते हैं, पर एक गीत वो भी होता है जो वाद्य यंत्रों से फूटता है। उन सुरों को भी सुन सकते हैं बिना कंठ के स्वरों के। आज ऐसा ही है, इंस्ट्रूमेंट है और राग है यमन। यमन राग है, हाँ यमन ही है, अगर मेरी स्मृति सही जवाब दे रही है तो। आप ये राग यमन सुनिए और भी खूब सारे रागों को अपने तई तलाशिए। कभी जैसे बेध्यानी में कुछ काम कर रहे हैं, चौके में काम कर रहे हैं, सोने की कोशिश कर रहे हैं, नींद नहीं आ रही, कुछ पढ़ रहे हैं, पृष्ठभूमि में यदि ये राग चलते रहें, आलाप चलता रहे, तो चित्त अनायास ही शांत होता है। अब हम अपनी वाणी को शांत करते हैं। स्कूल में बोलते थे ना, अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज की दुनियादारी में इतना ही। शुभ रात्रि।